अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है बिहार इंतखाबात और हम अपने उम्मीदवारों को कैसे मुंतखब करें, उम्मीदवारों इंतखाब का तरीक़ाकार क्या हो, उसका मेयार क्या हो। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान जुड़े हैं उनमें जनाब मसरूर आलम फैज़ी साहब, जो नौजवान सहाफ़ी हैं और दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन के एंकर और कॉरेस्पोंडेंट हैं। इसी तरीके से हमारे एक दूसरे मेहमान जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाफे आरफी साहब हैं, जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं और मारूफ कलमकार हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मिल्ली व समाजी कामों में सरगर्म रहते हैं। इसी तरीके से हमारे एक और मेहमान हैं जनाब मौलाना नूरुल नदवी साहब, जो मिल्ली समाजी सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं और मारूफ सहाफ़ी भी हैं। तो मैं अपने इस प्रोग्राम को बिला ताख़िर शुरू करता हूं और सबसे पहले मैं अपने मेहमान जनाब मसरूर फैज़ी साहब से चाहूँगा कि वो इस मौजू पर रोशनी डालें कि ये जो 2020 का असम्बली इंतखाब होने जा रहा है, इसमें हमारे जो वोटर्स हैं, जो कहते हैं बड़ा तबका है वोटर्स का, आखिर वो किन बुनियादों पर अपना उम्मीदवार मुंतखब करें। इस मौजू पर फैज़ी साहब मैं चाहूँगा कि आप जो है तफसील से रोशनी डालें। जी गुफरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। बिहार में अगर बात की जाए कि मौज़ूआत की, तो बिहार में अभी तक जितने इंतखाबात होते आए हैं, आम तौर पे इन इंतखाबात में जो समाजी मौजू होते हैं, जो समाज के मुद्दे होते हैं, जो मसाइल होते हैं, वो बिहार इंतखाबात में हमेशा देखा होगा आपने कि गायब रहते हैं। बिहार में अभी भी देखिए तो पोस्टर वॉर चल रहा है, जिस तरह से कह सकते हैं मसला नहीं है, मुद्दा नहीं है, लोगों के पास मसाइल नहीं है। तमाम सियासी पार्टियां एक तरह से सिर्फ पोस्टर वार पे ही उनका जो है पूरी तरह से ध्यान है। किसी का पार्टी के पास कोई एजेंडा नजर नहीं आता है। बिहार के बारे में तो बहुत से वीडियोस भी, अभी म्यूजिक एल्बम बन रहे हैं यहाँ पे कि बिहार का काबा, जो लैंग्वेज है हमारी वहाँ की, जो मतलब कि बिहार का ये कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है कि बिहार का क्या होगा, बिहार में क्या है। जबकि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की एक तहजीब है, एक संस्कृति रही है, वहाँ की एक शनाख्त रही है, वहाँ की आर्कियोलॉजी हो, वहाँ का मैन पावर जो पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि अब कहें तो हम पूरी दुनिया में यूज़ किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स के लिए बिहार जो है बहुत ही एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि स्टेट है। इसी तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बिहार का। तो ये सारे पोटेंशियल होने के बावजूद भी बिहार का जो है, बिहार के इलेक्शन के टाइम पे, अगर हम इंतखाबात के टाइम पे देखें तो मुद्दा नजर नहीं आता कि बिहार में किन इश्यूज पर इलेक्शन लड़ा जाए। वही पुराने इश्यूज होते हैं, घिसे पिटे कि रिजर्वेशन दे दिया जाए। फला पार्टी कहती है कि हम इस नौकरी में रिजर्वेशन दे देंगे, कोई कहता है सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन दे देंगे, सिविल जस्टिस के जो नौकरियां होती हैं उसमें रिजर्वेशन दे देंगे। मतलब मिला जुला के जो बिहार का, अगर पिछले 60-70 सालों के मुद्दों को देखा जाए तो बिहार में हमेशा इंतखाबात आमतौर पे वहाँ के समाजी मसाइल को इशू बना के कभी नहीं हो पाता है। और ये बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार की तरक्की के लिए बहुत ही नुकसानदेह हम कह सकते हैं। बिहार और झारखंड के अगर हम बंटवारे के बाद की बात करें तो बिहार में इंडस्ट्रीज का जो है बहुत फुकदान नजर आया है। एग्रो इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो बिहार उसी पे पूरी तरह से दारोमदार नजर आता है। अगर मिथिलांचल की बात करें तो हम मिथिलांचल में भी देखेंगे कि पहले कल कारखाने बहुत थे, लेकिन जैसे जैसे 1975 में जब सरकार ने उन कारखानों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया, सरकार ने अपनी गिरफ्त में लिया, तो वहाँ से जो है रोजगार के मसाइल पैदा हुए। सरकार ने शुरुआत में, इब्तिदा में तो लोगों को नौकरियां दी कि हम आपको यहाँ पे नौकरी देते हैं। 75 से 80 तक जो है कल कारखाने जो है सरकार ने कब्जा करके उसको पूरी तरह से लूटने का काम किया है। ये कह सकते हैं अगर बिहार के एक बहुत बड़ा जो इशू हो सकता है इस इलेक्शन में, तो उसको हम लेकर कह सकते हैं। बिहार में जो है लोगों को ये कहकर प्लान कराया गया। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, कि कोशिश करता हूँ गुफरान साहब थोड़ा सा वक्त देंगे, तो अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊँ तो एक टर्म यूज किया गया था बिहार में, लैंड लॉक स्टेट कहा गया था। मतलब एक ऐसी सरजमीन जहाँ पे लोग चाहते हैं कि वहाँ के लोग बाहर ना जाएं, वहाँ के लोग प्लान ना करें, वहाँ के लोग बाहर जाकर रोजगार ना तलाश करें। लैंड लॉक स्टेट कहकर बिहार को जो है यहाँ के मतलब के ये कहा गया था कि यहाँ के लोग जो सॉरी माफी चाहता हूँ, बिहार के लिए टर्म यूज किया था होम सिकनेस।
مطلب بہار کے لوگ جو ہیں یہ کہہ کر کے باہر نہیں جاتے ہیں کہ ان کو یہیں روزگار چاہیے، یہیں روزگار کے مواقع چاہیے. یہ تھوڑی پرانی بات ہے، لیکن 2018 میں نتیش کمار جی نے ایک پروگرام میں ابھی کہا تھا کہ بہار جو ہے ایک طرح سے لینڈ لاک اسٹیٹ ہے، یہاں پہ کل کارخانے نہیں کھولے جا سکتے. میں روزگار کے موضوع پر اس چیز کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہار میں اصل مدعا ہے صحت کا، ہیلتھ کا، جو آپ سبھی جانتے ہیں ہیلتھ سسٹم کس طرح سے برباد ہے. تعلیم کا مدعا ہے کہ کس طرح سے برباد ہو گیا ہے، خاص کر کے جب نئی جوائننگز کرائی گئی، نئے ٹیچرز آئے تو امید تھی کہ تعلیمی معیار بہتر ہوگا، لیکن پرائیویٹائزیشن کو جو ہے جب ختم کیا گیا اور سرکاری نظام پوری طرح سے تعلیم میں بہار میں حاوی ہوا ہے، تب سے بہار کا ایجوکیشن سسٹم پوری طرح سے برباد ہوا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مدعا ہے. ہیلتھ کے لیے تو آپ جانتے ہی ہیں، سب دلی اور بامبے کے چکر لگاتے ہیں، 6 مہینے لوگ مریضوں کو لے کے دلی میں پڑے رہتے ہیں. تو یہ سب ایشوز ہیں. اس کے علاوہ نوکری کا مسئلہ ہے، بہار میں انڈسٹری کا مسئلہ ہے. لیکن کبھی ایک اور کمی رہی ہے عوام کی طرف سے کہ عوام نے کبھی ان مدعوں کو اٹھایا نہیں، کبھی ان مدعوں کو لے کر سڑک پہ دھرنے پہ نہیں بیٹھے، کبھی ان مدعوں کو لے کر کسی اپنے نیتا کا گھیراؤ نہیں کیا، کبھی ان مدعوں کو لے کر الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالے. تو یہ کمی عوام کی طرف سے بھی رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب ایشوز کو بہار کے عوام کو ان سب ایشوز کو خاص کر کے الیکشن میں اپنا ووٹ دیتے وقت، اپنے امیدوار کا انتخاب کرتے وقت ان ایشوز کو جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے، تاکہ ان کا اپنا کلچر، ان کی اپنی تہذیب، ان کا جو ہے کہا جاتا ہے کہ بہار میں نوکریاں نہیں ہیں. اس طرح بھی کورونا مہاماری کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سسٹم پورا ہمارا فیلئر نظر آیا. بہار کی اگر بات کی جائے تو پوری طرح سے فیل نظر آیا. لوگ 26 لاکھ لوگ قریب بہار میں جو ہے باہر اسٹیٹ سے، دوسرے اسٹیٹ سے جو نوکری کر رہے تھے، 26 لاکھ لوگ بہار آئے، لیکن وہ دھیرے دھیرے پھر واپس جا رہے ہیں. پلان کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سرکار نے کوئی ان کو ایسا روزگار کا موقع نہیں دیا جس سے وہ یہیں رہ سکیں، یہاں روزگار کے اوسر تلاش کر سکیں، یا پھر یہاں رہ کر ہی وہ جیسے بہار پہلے تھا. جب بہار اور جھارکھنڈ کا بنٹوارا ہوا تھا تو اس وقت تقریباً 74% بہار جو ہے وہ گزارا کرتا تھا کھیتی باڑی پہ. 74% بہار کے لوگوں کا گزارا اس وقت بھی کھیتی باڑی پہ تھا. ایک بہت بڑی فیصد ہے. جی یہ فیضی صاحب پھر اس پر ہم لوگ تفصیل سے آئیں گے. نافع صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو بہار الیکشن اب تو بالکل سر پہ ہے، تمام پارٹیاں وہ میدان میں اتر چکی ہیں، تو آخر ہم عوام تک کیسے، عوام کو کیسے موٹیویٹ کریں کہ ان کا مدعا کیا ہو اور وہ کس طریقے سے کہتے ہیں ان مدعوں کو لے کر؟ نافع صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں بصیرت ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اہم موضوع پر میں ڈبیٹ منعقد کیا اور مجھے اس میں شامل ہونے کی دعوت دی. تو آپ کا بھی شکریہ اور بصیرت کے تمام اراکین کا شکریہ. دیکھیے فیضی صاحب نے بڑی تفصیل سے روزگار کے مواقع بہار میں نہیں ہیں کتنے ہیں، لوگوں کا باہر جانا اور کام دھام کرنا، اس پر بات کر رہے ہیں. تو اہم مدعا ایک یہ ہے، دوسری تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے. تو بہار کی سیاست ذات پات کے ارد گرد گھومتی ہے. عام طور پر بہار میں لوگ ذات بات پر ووٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ووٹ کرنا چاہیے کینڈیڈیٹ پر کہ وہ کینڈیڈیٹ کیسا ہے، اس کا مدد ہے، اس نے کتنے گھوٹالے کیے، اس کا ٹریک ریکارڈ نکالنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ جو ہمارے لیے یعنی اتنی بڑی جگہ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں، اسمبلی میں ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن آپ مرڈرر ہیں، آپ پر گھوٹالے کے الزامات ہیں. جو بھی ہو تو ایسے لوگوں کا انتخاب ہونا چاہیے جو واقعی سچے اور ایماندار ہوں، کم سے کم ان کا عوامی ریکارڈ اچھا ہو. تو جب اچھے نمائندے اسمبلی میں جائیں گے تو ہی وہ سماج کی ترقی کے لیے، اپنی ریاست کی ترقی کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. لیکن آپ دیکھیں مختلف پارٹیوں نے، جیسے جے ڈی یو نے شیلٹر ہوم کی ملزمہ کو، مظفر پور کا جو کانڈ ہوا تھا، پورے ملک میں بدنامی ہوئی تھی، اس کو دوبارہ اپنا کینڈیڈیٹ بنایا. بہت سارے باہوبلی نیتا مختلف پارٹیوں سے، آر جے ڈی نے بھی کینڈیڈیٹ بنایا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، عوام کو ایسے لیڈروں کو نکالنا چاہیے
اور انہیں شکست دینی چاہیے، تاکہ پارٹی کی قیادت کو یہ پیغام جائے کہ ہم جس کو چاہیں گے تھوپ دیں گے، عوام مان لے گی، یہ نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہار انتخاب کو پولرائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کو خاص کہ مسلمان ایسے کریں ایسے کریں، تو انہیں چاہیے کہ مسلمانوں کو کہ وہ خوف کی نفسیات سے اوپر اٹھ کے ووٹنگ کریں۔ بالکل یہ عام طور پر ڈرایا جاتا ہے کہ اگر اس کو کرو گے تو ایسے ووٹ منتشر ہوگا، بی جے پی جسے بھی ووٹ کریں ایک تو دیانت داری کی بنیاد پر کریں اور خوف کے نفسیات سے اوپر اٹھ کے جتانے کے لیے ووٹ کریں، ہرانے کے لیے ووٹ کریں۔ یہ دو اہم باتیں ہیں۔ پھر یہ صحیح ہے کہ نتیش کمار کے دور میں بہت سارے کام ہوئے، سڑکیں بنی ہیں، پل بنے ہیں، پلیاں بنی ہیں، بجلی کی کنڈیشن پہلے سے صحیح ہوئی ہے، لیکن وہ بھی چاہیے جو فیضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ کارخانے ایک بھی لگے۔ اور ابھی یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے 15 سال بنام 15 سال، تو پہلے 15 سال میں کیا ہوا ہم بھی وہی کریں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ عام طور پر لوگ گورنمنٹ کہتی ہے کہ فلاں سرکار نے تو یہ کیا اس لیے ہمارے یہاں تو اتنا ہی ہے، حالانکہ بہار میں دیکھیے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بری ہے۔ آپ پورا مرکزی حکومت کی ویب سائٹ پہ جائیے اور آپ دیکھ لیجئے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے۔ ریپ کے یہاں ہو رہے ہیں، قتل کی وارداتیں ہو رہی ہیں، دن دہاڑے لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ تو ان سب مدوں کو فوکس کر کے ایسے لوگوں کو چننا چاہیے جو لوگ واقعی صحیح کردار کے لوگ ہوں اور قوم کی اور ملت اور ریاست کی بھلائی کے لیے سوچیں۔ یہ دو اہم گزارشیں ہیں میری۔ جی میں اب چاہوں گا نور السلام ندوی صاحب سے کہ الیکشن کے موقع سے آپ کیا سوچتے ہیں اور آپ کی نظر میں کیا مدعا ہونے چاہیے، کیا ایشوز ہونی چاہیے جس پر کہ انتخاب لڑا جائے اور جو ووٹر تک ہم اپنی بات پہنچا سکیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ ووٹر کو کیسے کنونس کریں۔ نور السلام صاحب جی آپ کا اور بصیرت میڈیا گروپ کا بہت بہت شکریہ کہ بہار اسمبلی الیکشن کے تناظر میں آپ نے اہم مدوں پر جس ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے، یہ بہت حوصلہ مندانہ کاوش ہے۔ میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا سوال بھی بہت اہم ہے کہ بہار اسمبلی الیکشن میں کون سی حکمت عملی ایسی اپنائی جائے یا اختیار کی جائے جس کی وجہ سے سیکولر امیدوار، اچھے امیدوار اور اچھی شبیہ رکھنے والے نمائندے منتخب ہو کر ہمارے درمیان آئیں جو قوم و ملت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں۔ تو میرے خیال میں اس سلسلے میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیدوار کا انتخاب۔ ایک اسمبلی حلقے سے بسا اوقات 10، 15، 20 یا اس سے بھی زائد امیدوار ہوتے ہیں۔ تو ان سارے امیدواروں کے درمیان سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں امیدوار کا انتخاب کرنا ہے، چونکہ الیکشن کے موقع سے بہت سارے نمائندے، بہت سارے کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ان تمام کینڈیڈیٹ میں ایک کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرنا جو ایماندار ہو، خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں، اچھی شبیہ والے ہوں اور جو سماج کے مسائل کے ساتھ جینے کا ہنر رکھتا ہو۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہماری نظر نمائندے کے انتخاب پہ ہونی چاہیے کہ 10، 15، 20 یا اس سے زائد امیدوار ہیں تو ہم کیسے امیدوار کا انتخاب کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہماری کیا حکمت عملی ہو کہ ہمارا ووٹ متحد ہو کر، پولرائزیشن ہو کر اس کینڈیڈیٹ کو ملے۔ اس سلسلے میں 2-3 باتوں کو خاص طور پہ نظر میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذات، برادری، قبیلے یا ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہمیں کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بہار کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں مولانا نافع صاحب نے بھی کہا کہ ذات پات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ذات پات کے نام پر بھی ووٹ پولرائزیشن ہوتا ہے۔ تو ذات اور پات سے، قبیلے سے، رشتہ داری سے ہمیں بلند ہو کر ہمیں اچھے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ الیکشن کے آخری چند دنوں میں بہار میں پیسے کا کھیل بھی بہت ہوتا ہے۔ گرچہ الیکشن کمیشن اس پر بہت سخت ہوا ہے اور ان کی بڑی کڑی نظر رہتی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی اس کا کھیل ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ذاتی مفاد کی بنیاد پر چند پیسوں کی لالچ میں اپنے ووٹ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ووٹ اس سے منتشر ہو جاتا ہے۔
हमें ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करनी है कि जो सेकुलर वोट है वो वोट मुंतशिर ना हो, मुत्तहिद होकर पोलराइजेशन होकर किसी एक कैंडिडेट को जाए ताकि वो कैंडिडेट जीत सके। इसके लिए आज भी हमारे समाज में जो मजहबी रहनुमा है, आलिम दीन है, उनकी बड़ी पकड़ होती है और समाज के लोग उनकी बातों का बहुत एहतराम करते हैं। इस सिलसिले में समाज के उलमा और जिम्मेदार अहम रोल अदा कर सकते हैं कि वो अपने इलाकों में घूमकर एक मुहिम चलाएं कि हमें जात और कबीले से बुलंद होकर कैंडिडेट का इंतखाब करना है, जाती मफाद से बुलंद होकर पैसे की लालच से ऊपर उठकर हमें वोट करना है और मुत्तहिद होकर हमें ऐसे कैंडिडेट को जिताना है जो खिदमत का जज्बा रखते हों। जो मसाइल हैं उन मसाइल पर हमें गुफ्तगू करनी चाहिए, मनफी तबसरा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे मसाइल हैं, तालीम का मसला है, रोजगार का मसला है, सेहत का मसला है, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा मसला है। अभी जो हाथरस में कांड पेश आया है उससे पूरी दुनिया और ख़ास तौर से पूरा हिंदुस्तान लरज़ उठा है। तो हमें इन मुद्दों को सामने रखना चाहिए और इस मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि हमें कैंडिडेट के इंतखाब में ऐसे उम्मीदवार का सेलेक्ट और इंतखाब करना चाहिए जो इन मसाइल के साथ हमारे साथ खड़ा हो सके। फैजी साहब, अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मेरा एक सवाल यह है कि जैसे कि बिहार में जानते हैं और सब लोग इस बात को कि हर पार्टी जो है अपने उम्मीदवार का जो इंतखाब करती है, जो पार्टी सिंबल देती है, तो उसका बड़ा फोकस यानी कि मेन फोकस समझिए कि जात पात होता है और जात पात के समीकरण को लेकर ही वो टिकट तकसीम करते हैं। और इस चक्कर में समझिए एक तरह से ये कहा जाए कि बहुत सारे नाअहल उम्मीदवार आ जाते हैं और बहुत सारी मरतबा जो है ऐसे उम्मीदवार भी आ जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन वो सिर्फ जात पात के समीकरण की वजह से पार्टी उनको टिकट दे देती है। तो ऐसी सूरत में, ऐसी पोजीशन में आवाम जो वोटर्स है जिसके पास कहते हैं वो किसी को भी जिताने का समझिए कि ताकत है, वो क्या समझिए क्या लाअमल बनावे, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करे कि जिससे सही उम्मीदवार मुंतखब हो सके और पार्टी क़यादत को झटका लगे। जी फैजी साहब। पहले नाफिस साहब की बात को एक थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाया। लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता ही है उम्मीदवार के इंतखाब से। आप देखते हैं हमारे गांव में या पंचायत का कोई एक मुखिया जीतता है, जीतते ही एक स्कॉर्पियो खरीद लेता है। एक बुनियादी बात है। अब सोचें कि एक मुखिया के जीतने से कैसे वो स्कॉर्पियो फौरन खरीद लिया। जाहिर है आपकी रोड अगर 16 इंच की है तो उसको वो 6 इंच कर देगा। तो यहीं से इंतखाब का मसला शुरू होता है कि हमने बुनियादी इंतखाब में ही कमी छोड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला जानते ही है, एक चपरासी से लेके या एक कह लें कि आप होम गार्ड से लेके डीजीपी तक, कहना नहीं चाहिए, सब के सब करप्ट हैं। वही हाल पॉलिटिशियन का, हमारे नेताओं का, सियासतदानों का भी वही हाल है, ऊपर से नीचे तक करप्ट हैं। एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ सबने बात की एजुकेशन की कि प्लान होता है एजुकेशन के लिए। 7 लाख बच्चे बिहार के कोटा जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, दिल्ली आते हैं, बॉम्बे जाते हैं सिर्फ कोचिंग के लिए। कोचिंग किनके हैं? इन्हीं नेताओं के कोचिंग सेंटर्स वहाँ पे हैं। इन्हीं के कोचिंग सेंटर्स में उनकी सिफारिश पे एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं और फिर वहाँ से तालीम हासिल करते हैं। गार्जियन भी खुश, नेताजी भी खुश, सबका भला हो जाता है। तो ये सारा करप्शन का मामला है। यही कोचिंग सेंटर बिहार में क्यों नहीं खुल सकते? बहरहाल मैं आपके जवाब उस पे सवाल पे आता हूँ कि अगर ये सीटों का बंटवारा जो है, इसमें जो है बहुत सी सियासी पार्टियों ने शुरुआती गेम मुसलमानों के साथ खास करके खेला है कि मुसलमानों को इस तरह से तकसीम किया है कि आपका वोट कहीं भी मुत्तहिद ना होने पाए। बदरजे मजबूरी कुछ सीमांचल वगैरह के इलाके को छोड़ दें, उसके अलावा इस तरह से बांटा गया है असेंबली हलकों को कि आप खुद अपने वोट से किसी उम्मीदवार का इंतखाब ना कर पाएं। इस तरह से बंटवारा किया गया। अब जाहिर है ऐसी सूरत में जो भी उम्मीदवार सामने आते हैं किसी पार्टी के हों या, अब उसमें देखना यह है कि कौन पार्टी हमारे लिए हमारे मुद्दों की बात करती है, कौन पार्टी हमें भटकाने का काम करती है। जैसा अभी नूर सलाम साहब भी कह रहे थे कि कौन सी पार्टी जो है पोलराइजेशन का काम करती है। हमको पोलराइज नहीं होना है किसी भी सूरत में, पोलराइज होकर वोट नहीं करना है। हमें इंतखाब एक ऐसे उम्मीदवार का करना है जो आपके इलाके के बारे में सोचे, आपके इलाके के मसाइल पर सोचे। ये नहीं कि आपके बच्चे का एडमिशन वो कोटा में करा दिया तो आप उसी को लेकर उस तरह के इंतखाब को चुन लें, या आपका कोई मसला हल करा दिया आप उस तरह के उम्मीदवार को चुन लें। बल्कि जो हमारे बुनियादी मसाइल होते हैं, ये असेंबली इलेक्शन आमतौर पर बुनियादी मसाइल के लिए जो
पंचायत इलेक्शन के बाद जो लड़ा जाता है, बुनियादी मसाइल जो हमारी है, ज़रूरियात है, क्या है, एजुकेशन है, हेल्थ है, अभी सब इन सब चीज़ों पे तज़किरा हो चुका है। तो ये असेंबली मसाइल हमारे मेन ज़ात से जुड़े होते हैं। ये चुनाव जो है हमारी ज़ातियात से, हमारी अपनी जो ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है उस पर डिपेंड होता है इन इलेक्शंस का, और ये डायरेक्ट असर भी करते हैं, क्योंकि जब देखते हैं कोई नेता जीत कर जाता है वो दोबारा वापस कभी नहीं आता। आपकी सड़क टूटी हुई, सड़क का बहुत ढिंडोरा पीटा गया, नीतीश जी ने वाकई सड़क बनवाए, केंद्र यहाँ से जो सेंट्रल के जो सड़कें थी उनका गडकरी जी ने बहुत उद्घाटन भी किया, बहुत सी सड़कें बनी। लेकिन पिछले इंतखाबात में जो केंद्र सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिए थे, क्या वो पैकेज बिहार में आए? इलेक्शन में जब हम वोट करें तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। वो पैकेज अगर आए तो उन पैकेज का इस्तेमाल कहाँ हुआ? योजनाओं का शिलान्यास होता है, उद्घाटन कर दिया जाता है, लेकिन योजना शुरू कहाँ? 60 साल पहले कोसी प्रोजेक्ट आप सब जानते होंगे, 60 साल से चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ। इन सब के पीछे बुनियादी मसाइल वही होते हैं कि हम ऐसे लोगों का इंतखाब करके भेजते हैं जो हमारे मसाइल की बात नहीं करते, जो हमारे मुद्दों की बात नहीं करते, हमारे तालीम सिस्टम को बर्बाद करते हैं। एजुकेशन अगर होगा तो लोग सवाल पूछेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग मुंतखब नहीं होंगे। तो इन सब चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ सिस्टम हो, बांध बनाकर, जैसे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की बात करें, तो बांध बना दिया गया। बांधों में कुछ इलाके हैं बिहार के पूरी तरह से सूखे हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ के बिल्कुल सैलाब में डूबा रहता है। इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? सालों से सरकारें आ रही हैं। बिहार का जब एग्रीकल्चर पे बिहार डिपेंड है, बिहार खेती बाड़ी पे ही बिहार का पूरा सिस्टम डिपेंड करता है, अगर 75% अगर डिपेंड करता है, तो बिहार की ज़मीनों को इस तरह से क्यों बर्बाद किया जाता है? किसान उसी से खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते हैं। 75% लोगों का अगर घर उससे चलता है, तो ये सब इश्यूज हैं। उसके अलावा उम्मीदवार का इंतखाब करते वक्त एक और चीज़ जो है, ख़ास तौर पे नूरुल सलाम साहब ने कहा कि और नाफे आरिफी साहब ने भी पहले कहा कि उम्मीदवार का इंतखाब करते वक्त इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि वो किस तरह का है, उसका जहन कैसा है, वो उसका अखलाक कैसा है, वो आपके इलाके के मसाइल को, आपकी ज़रूरियात को असेंबली में उठाने लायक है, आपके मसाइल का हल करने लायक है या नहीं। इन सब चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना होगा। आपकी बेरोज़गारी को जो आपके इलाके में है दूर करने लायक है या नहीं, आपके यहाँ रोज़गार के लिए कुछ मौक़े पैदा करने लायक है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होगा। नाफे साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा मसला है कि कभी कभी पार्टी के लेवल पे तो हमें पार्टी पसंद होती है, पार्टी हमारी पसंदीदा होती है, लेकिन होता यह है कि उम्मीदवार जो है वो बिल्कुल ही पसंदीदा होता है, वो किसी काम का नहीं होता है, न वो इलाके के मफाद में होता है, न आवाम के मफाद में। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि आप दोनों चीजें देखें, और अगर इतना गया गुजरा उम्मीदवार है, मतलब मैंने पहले भी जिक्र किया फैजी साहब कि वो घोटालेबाज रहा है, या उस पर 302 के मुकदमात हैं, 307 के मुकदमात हैं, रेपिस्ट रहा है, तो ऐसे लोगों को तो हरगिज न चुने, चाहे वो जिस भी पार्टी से आवे, उसके मुतबादल हो, ज्यादा हो, बहुत, कोई क्रम का नहीं है। तो मैं समझता हूँ नोटा पर गिरा दें, वोट किसी को न दें, लेकिन ऐसे लोगों को हरगिज असेंबली में नहीं आना चाहिए जो दागदार हैं। अभी फैजी साहब जिक्र कर रहे थे सैलाब का, यकीनन बिहार हमेशा से, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, उस जिले में सैलाब, उस जिले में सैलाब, हजारों करोड़ रुपए रिलीफ फंड पे हुकूमत खर्च करती है। ये समझिए कि एक तरह का स्कैम है। जाहिर है कि सैलाब नहीं आएंगे तो हजारों करोड़ रुपए रिलीफ के रिलीज नहीं होंगे, दूसरी रियासतों से, सेंटर से मदद नहीं आएगा, तो फिर इन लोगों की चमक दमक कैसे होगी? अगर 500 करोड़ रुपए आए हैं तो उसमें 200 करोड़ बटेंगे, 300 करोड़ ऊपर खा जाएगा। तो अगर हुकूमत बिहार संजीदा होती, या कोई भी हुकूमत संजीदगी से इसको गौर करे और इसका मास्टर प्लान बनाए, मसलन वो डैम बनावे, बड़े बड़े डैम बनावे इस इलाके में, पानी को फिर उसमें जमा किया जाए, उससे बिजली तैयार की जा सकती है, तो बिजली के मामले में खुद कफील हो जाएगी अपनी रियासत, आबपाशी के मामले में खुद कफील हो जाएगी, और फिर वहां से नहरें निकाल कुछ नहरें निकाली गई हैं, कुछ काम हुआ भी है, ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल नहीं हुआ है। उन इलाकों में पहुंचाया जाए जहां पानी नहीं है, उसे साफ करके आप नल जल योजना में यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का है कि हर साल सैलाब आने दो, ताकि जो है वो टूटे, फिर हम अपील करेंगे, कुछ उद्योगपति हम सामने आएंगे, वो करोड़ों रुपए देंगे, हम उसे लेके जाएंगे, और फिर उसकी बुनियाद पर वोट मांगेंगे कि सैलाब में हमारी पार्टी ने इतना काम किया। आप देखें कि
दरभंगा हो गया, और खुद पटना जो राजधानी है, वाटर लॉक का मसला कितना बड़ा था पटना में, पूरे एक हफ्ते तक। नाफे साहब थोड़ा इख्तिसार के साथ, वक्त की किल्लत हो रही है। हाँ बस, तो भाई आखिरी बात यही है कि आप खुद जब राजधानी में वाटर लॉक के मसाइल हल नहीं हो रहे, वाटर लॉक होता है और एमएलए और खुद डिप्टी सीएम को निकाला गया वहां से, आप सोच सकते हैं आवाम का क्या हाल होगा। तो इन मसाइल पर बात करनी चाहिए, उन्हें पूछें, जवाबदेही, यानी कैंडिडेट को जवाबदेह बनाना होगा अगर हमें अपनी रियासत की तरक्की चाहिए तो। यानी कि ये बहुत बड़ा मसला है कि जब तक हम कैंडिडेट को जवाबदेह नहीं बनाएंगे और वोटर के जहन में सवाल नहीं डालेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। क्या ख्याल है? ये बहुत बड़ा अहम मसला है। बिल्कुल। मैं नूरुल सलाम साहब से आखिर में वक्त का ख्याल रखते हुए अब 1 मिनट में मैं चाहूंगा कि नूरुल सलाम साहब, एक बड़ा मसला ये होता है कि हर गांव में जो चंद लोग होते हैं जो वोट के ठेकेदार होते हैं, और वो अपने असर और रसूख से पूरे वोट को एक तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। आम आदमी तक उसकी पहुंच नहीं होती है कि भाई आम आदमी को सोच समझने का क्या इख्तियार नहीं होता है कि किसको वोट डालें। तो इस चीज को कैसे खत्म किया जाए और किस तरीके से हर वोटर के जहन तक ये बात पहुंचाई जाए, हर वोटर के दिमाग तक ये बात डाली जाए कि भाई आपका वोट हक है, वोट आपका इख्तियार है और आपको किसको वोट देना है। नूरुल सलाम साहब बस 1 मिनट में। बिलाशुबा वोट जो है बहुत अहम चीज है, इसलिए इसके गलत फैसले का असर पूरे इलाके बल्कि पूरी रियासत पर मुरतब होता है। इसलिए हमें वोट डालते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कैंडिडेट कैसा है। आपने कहा कि इलाके में असर और रसूख रखने वाले लोग ऐसे होते हैं जो पूरे इलाके के वोट को पोलराइजेशन कर देते हैं। तो ये क्या हिकमत अमली अपनाई जाए जिससे वोट को पोलराइजेशन से बचाया जाए। मैंने इससे पहले कहा कि जो हमारे समाज में मजहबी उलमा है उनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है और समाज के लोग उनका सबसे ज्यादा एहतराम करते हैं। वो इस मामले में सबसे अहम रोल अदा कर सकते हैं। वो अपनी तकरीरों के जरिए और समाज में मिलने जुलने वाले तमाम लोगों से वो अपील करें कि भाई आप जिनको वोट दे रहे हैं वो आपका नुमाइंदा है, वो आपका खिदमतगार है, इसलिए ऐसे खिदमतगार को चुनिए जो आपकी वाकई खिदमत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे इस मुबाहिसे में गुफ्तगू में शरीक हुए। नाज़रीन किराम, ये आज के हमारे मेहमान थे जो बिहार इंतखाब से के ताल्लुक से अपने इजहार ख्याल कर रहे थे। एक बात तो ये समझ में आई कि हमें वोट जो है बहरहाल उम्मीदवार को देख कर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए, न जात बिरादरी के चक्कर में पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी समझ से और हर शख्स को एक यानी कि अपने उम्मीदवार से जो अपना कैंडिडेट है उससे सवाल करना चाहिए। तो ये बात आज के हमारे इस गुफ्तगू मुझे खुलकर आई, हमारे मेहमानों की बातों से अंदाजा हुआ। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्द हाजिर होंगे बसीरत ऑनलाइन के खास प्रोग्राम गुफ्तगू में नए मौजू के साथ और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।